हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की। अगर चाहो तो आप यूपीएससी भी यहाँ से थोड़ा बहुत तैयार कर सकते हो। पर मैं अभी ये कह नहीं सकती पूरी तरह से, क्योंकि हम बहुत स्लोली चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं और हर टॉपिक को बड़े ही डिटेल्ड मैनर में कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो आप अगर पीसीएस को कवर कर रहे हो, अगर आप इंडियन पॉलिटी देखना चाह रहे हो, तो फिलहाल हम इंडियन पॉलिटी आदि कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमने कवर किए हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आज इंटरनेशनल रिलेशंस को ही लाइन अप करते हुए जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो IORA, ये कवर करेंगे हम। ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है, छोटा सा, और मतलब टॉपिक छोटा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्यों है ये अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये छोटा टॉपिक है। इससे क्वेश्चन एक बन सकता है इस साल, क्योंकि इस साल भारत अध्यक्षता करने वाला है नवंबर 2025 में इस संगठन की। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं देख रही हूँ स्क्रॉल करके, यूट्यूब चैनल्स भी देखे मैंने और भी कई चीज़ें देखी। IORA बहुत पुराना पड़ा हुआ है हर जगह। नया यानी कि इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, जो भी अपडेट्स हुए हैं इसके अंदर, वो मेंशन नहीं है बहुत सारी जगह। एक आधे ही इंस्टीट्यूशंस ने इसको देखा है या इसके संबंधित जो अपडेट्स हैं वो दिए हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है। IORA, आपको लग रहा होगा कि भाई इतना दिख नहीं रहा तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है जब वो भारत से जुड़ जाता है, भारत में कोई गतिविधि होती है ना। तो भारत में जब गतिविधि होती है तो एग्जाम में आने के 99% चांसेस हो जाते हैं अपने आप ही। तो क्योंकि नवंबर 2025 से भारत जो है अध्यक्षता करने की सोच ही रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि IORA बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, कितने मेंबर्स है, क्यों बनाया गया, रीजंस क्या है इसके पीछे। ठीक है। तो गाइस, जो IORA है यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, 1995 में नेल्सन मंडेला आए थे, जो कि आपको पता होगा, नेल्सन मंडेला, इनको पीस प्राइज भी मिला था। ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, आपको पता है ना, वहाँ के दूसरे गांधी जी कहा जाता है उनको। और 90s में जो रंग भेद की नीति थी उनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी अभियान चलाए थे, और इन्होंने उसी संदर्भ में काफ़ी कष्ट भी उठाए, यानी कि उनको जेल में डाल दिया गया कई सालों के लिए। लेकिन फिलहाल जो 1995 में वो राष्ट्रपति बनाए गए, तो जब वो भारत दौरे पर थे, ठीक है, भारत दौरे पर जब आए तो उन्होंने ये प्रस्तावित किया कि हम इस तरह का कोई संगठन बनाकर इंडियन ओशन के आसपास के देशों को जोड़कर कुछ कर सकते हैं। हम एक दूसरे की सुरक्षा और सहायता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपदाएं काफ़ी आती है। इंडियन ओशन एक ऑलरेडी एक बड़ा एरिया है, तो उसकी सुरक्षा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। तो इसलिए ये संदर्भ में आया था IORA। ठीक है। अब इसमें फिलहाल 23 मेंबर्स हैं, 23 मेंबर्स हैं, और संवाद साझेदार जो है वो 11 है। ठीक है, 11। तो संवाद साझेदार यानी कि जो डायलॉग पार्टनर है। ठीक है, जो डायलॉग पार्टनर्स है। तो डायलॉग पार्टनर्स से पहले एक बार जरा नजर डाल लेते हैं इस मैप पर कि कौन से देश मेंबर्स हैं। ठीक है। तो देखिए, पहले तो आप ये देखिए, ये जो आउटलाइन है, ये डॉटेड लाइन में, ये इंडियन ओशन का एरिया है। ठीक है, ये इंडियन ओशन का एरिया, इसी को कहेंगे रिम ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, ये इधर। तो जो जो इससे कनेक्ट हो रहा है और जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, ये सभी देश जो है ये सदस्य देश है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा फ्रांस, जो बिल्कुल लेटेस्ट कंट्री है जो जुड़ी है रिम एसोसिएशन में, वो फ्रांस है। अब आपको लग रहा होगा फ्रांस तो है नहीं इंडियन ओशन के पास, फिर ये क्या कर रहा है भाई। बेसिकली जो फ्रांस है उसका यहाँ पर, जो फ्रांस का एक आइलैंड है यहाँ पर। ठीक है, और उसका जो नाम है वो है, तो जो फ्रांस का आइलैंड है उसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। ठीक है, रीयूनियन आइलैंड। अब कहाँ पर है, ये मेडागास्कर आपको दिखाई दे रहा है, इसके आसपास है ना कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इधर भी इधर भी। ये सारे के सारे जो है ये फ्रेंच के आइलैंड है, यानी फ्रेंच आइलैंड्स है, फ्रांस के आइलैंड्स, और इन सबका जो नाम है एक ही है, रीयूनियन आइलैंड। ठीक है, तो इसलिए फ्रांस यहाँ पर इंडियन ओशन में ऑलरेडी सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए फ्रांस इसका पार्टिसिपेंट या मेंबर बनना चाहता था। ठीक है, तो फ्रांस जो है वो लेटेस्ट बना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 23rd मेंबर है वो कौन है, फ्रांस। इसके अलावा देखिए कौन कौन से देश है, अगर हम भारत से शुरू करें तो इंडिया, इंडिया से नीचे श्रीलंका, इधर बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के साथ एसोसिएट होता है आपको पता है, फिर इधर से थाईलैंड,
मलेशिया। अब देखिए, अब ये सारा आप देखकर मैप आपको याद भी हो जाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर यहाँ पर सिंगापुर, इंडोनेशिया, इसके अलावा यहाँ मालदीव्स, ठीक है, ये मालदीव्स है। ओमान, यूएई, ईरान, यमन, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, कोमोरोस, ये छोटा सा एक जो द्वीप है ये कोमोरोस। इसके अलावा ये मेडागास्कर और ये सेशल्स, ये वाला सेशल्स, सेशल्स, ठीक है। मॉरिशस। अब यह मॉरिशस जो है, यहाँ पर ही इसका हेड ऑफिस है, ठीक है, सेक्रेटरीट है, यानी कि सचिवालय है आईओआरए का, ठीक है। तो बेसिकली जो 1997 में इसका निर्माण हुआ, 1995 में ये एक तरह से दिमाग में आया नेल्सन मंडेला का, मंडेला के, ठीक है। और उन्होंने भारत यात्रा पर जब थे जिक्र किया इस बात का कि इस तरह का कोई संगठन हम बना सकते हैं। पर ये बना कब? 1997 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1985 में कौन बना था? सार्क बना था। 1997 यानी कि जो सबसे न्यूएस्ट है वो 1997 का, जिनके हम सदस्य हैं, वो यही ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बना क्यों था? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था स्टेट्स का, जो कि रिम ऑफ द इंडियन ओशन के अंतर्गत आती थी। इसका जो मेन मकसद था बनने के पीछे वो था रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि सारे जितने भी देश है ये सब निर्भर है इंडियन ओशन के रूट पर, तो यहीं से इनका व्यापार हो रहा है मैक्सिमम, एक दूसरे देशों के साथ जुड़ रहे हैं। ये पूरा अफ्रीका जो लेन है ये पूरा एशिया के साथ जुड़ता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया एशिया और अफ्रीका के साथ जुड़ रही है। और इधर से जो यहाँ आपने देखा होगा ओमान, और ये अफ्रीकन हॉर्न जो जिसका नाम आपने देखा होगा, यहाँ रेड सी जाता है, यहाँ से नाइल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से नाइल जा रही है, ठीक है, जो कि भूमध्य सागर और इसको रेड सी को जोड़ती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे इंटरकनेक्टेड है, और इंडियन ओशन जो है वो एक क्रूशियल जगह हो जाती है, ओके। अब आप देख लो कि 11 डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं। तो ये मैंने अलग से मेंशन इसलिए किया है, याद करना इजी हो जाता है ऐसे, कि अफ्रीका से सिर्फ एक ही देश है जो कि है इजिप्ट, यानी कि मिस्र। यूरोप से ये जो मेन कंट्रीज है ना वो सारी है, जैसे कि जर्मनी, इटली, रशिया और यूके। रशिया को एशिया में भी मानते हैं और यूरोप में भी, वो आपको पता ही है। यूरोप में क्योंकि इसकी कैपिटल है, ऐसे तुर्की भी इसकी जो कैपिटल है ना यूरोप में है, तो ये दोनों कॉन्टिनेंट्स में है, तुर्की और रशिया। तो इसलिए आप इसको इधर भी रख सकते हो, ठीक है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए, ठीक है। यूएसए तो आपको पता है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ये बिल्कुल मैंने अलग रख दिया है। तो ये सारे पार्टनर्स होती है, जर्मनी, इटली, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रांस मेंबर ही बन गया है, ठीक है। ये यूरोप के सारे मेन या बड़े देश हैं, वो इसके सदस्य हैं या संवाद पार्टनर्स हैं। अफ्रीका का मिस्र है ही। एशिया में सऊदी अरब, जापान, जापान है तो दक्षिण कोरिया ऑटोमेटिकली हो जाता है, और चीन तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पर, अब आप सोचोगे 11 संवाद साधे हैं भारत ने भी, भारत कैसे होगा? भारत तो कहाँ है? भारत तो मेंबर ही है ना। अब जरा बात देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है आजकल ये। क्योंकि भारत नवंबर 2025 से आईओआरए की अध्यक्षता करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अध्यक्ष बनेगा नवंबर 2025 से, ठीक है। अभी क्या है? वो उपाध्यक्ष है। अभी भारत क्या चल रहा है? उपाध्यक्ष है। आपको ध्यान रखना है, अभी क्या है? उपाध्यक्ष है, और नवंबर 2025 से क्या हो जाएगा? अध्यक्ष, ठीक है। आईओआरए 1997 में स्थापना होती है इसकी, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की जाती है। 23 सदस्य देश हैं। लेटेस्ट 2020 में बना है फ्रांस। 11 संवाद साझेदार देश हैं जिनके नाम हम कर चुके हैं। भारत वर्तमान में आईओआरए का उपाध्यक्ष है। 1995 में साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा हुई, और ये पहली बार दृष्टिकोण आया उनके दिमाग में। फोकस क्षेत्र यानी कि जो आई ओ आर ए है, ये किन किन क्षेत्रों पर फोकस करता है? एक तो समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, यानी कि समुद्र, भाई समुद्र से रिलेटेड ही हो गया ना, इंडियन ओशन से रिलेटेड है तो, ठीक है। तो वहाँ की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, और संरक्षण यानी कि वहाँ जितने भी रिसोर्सेज हैं अंडर द वाटर, ठीक है, तो उनकी संरक्षा करना। व्यापार और निवेश सुविधा, यानी जितने भी शिप्स हैं उनका जो रूट है, तो ज़्यादातर कमर्शियल शिप्स जाते हैं वहाँ से, तो आपस में निवेश और व्यापार की सुविधा, बीच में जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं वो प्रोवाइड कर सके, उनके साथ एक तरह से सहयोग की स्थिति आपस में तभी प्रयोग या व्यक्त की जा सकेगी जब वो मेंबर्स होंगे एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। आपदा जोखिम प्रबंधन कर सके। आपको पता है ना इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स कैसे आते हैं? अगर आप पीछे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर
आपको पता है कि उम, अल नीनो, ला नीनो का जो फैक्टर है वो भी यहीं से ही इधर से पैसिफिक ओशन से निकल के आता है। पेरू जो साउथ अमेरिका का देश है, वहाँ से दोलन होता है और यहाँ पे ऑस्किलेशंस बनते हैं और फिर साइक्लोन्स होते हैं यहाँ, आपको पता ही होगा। तो साइक्लोन्स, टोर्नेडो वगैरह भी आते हैं पैसिफिक ओशन में, तो उस वो भी पास होके एक तरह से कहने का मतलब ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनता है, ठीक है? तो उससे पूरा का पूरा इंडियन ओशन है, आसपास के जितने भी देश हैं, ये सारे कोस्टल एरियाज़ हैं। यहाँ पर बड़े-बड़े स्टॉर्म्स या तूफ़ान कहेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे हम इस स्टॉर्म बड़े तूफ़ानों को साइक्लोन कहते हैं। तो देश में कई साइक्लोन आते हैं, तो आपको पता है 13 देशों का एक समूह भी है ये पूरा एरिया इंडियन ओशन का इधर वाला, जो कि अ, उनके नाम भी जो साइक्लोन के होते हैं, जो नाम होते हैं, यानी कि नोमेनक्लेचर जो होता है उनका, वो ये सारे 13 देश मिलकर पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाले जो सीक्वेंस होंगे उन साइक्लोन्स के, उनके नाम क्या होंगे, ये पहले से निर्धारण हो जाता है। तो ये आपको पता भी होगा, ठीक है? तो आते रहते हैं, जैसे कि अभी अक्टूबर में, जुलाई से अक्टूबर के बीच में हमारा जो ईस्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पर आता है। वेस्ट वाले में अक्टूबर के बाद वाले आते हैं, यानी मेनली अक्टूबर में आता है यहाँ, और यहाँ पर आता है जुलाई अगस्त में। तो ये वाला जो एरिया इधर, ये चाइना का है जो, और यहाँ पे जापान का है। यहाँ पर टोर्नेडोज हाँ, टोर्नेडोज या हरिकेन, आई थिंक, आई एम कंफ्यूज्ड, तो थोड़ा सा बाद में देख लूंगी मैं इसको। तो ये आते हैं यहाँ पे, सुनामी भी आती है, आपको पता है ना? तो इंडियन ओशन में सुनामी भी आती है। 2004 में हमारे देश, या कहीं तो साउथ इंडिया में स्पेशली हिट किया था सुनामी ने, तो बहुत बड़ा नुकसान किया था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पर आपदा जोखिम ज़्यादा है, तो उसका प्रबंधन बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर सुनामी आएगी, तो सुनामी ऐसा तो नहीं किसी एक ही देश को प्रभावित करेगी, कई देशों को एक साथ प्रभावित करेगी। तो अगर वो आपस में सहयोग करेंगे, जैसे कि ज़्यादातर जो सुनामी है वो जापान में आती है, चाइना, जापान का जो एरिया वहाँ पर आती है, तो जैपनीज़ वर्ड है वैसे भी सुनामी। तो उन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, तो जो कि जोखिम में जो कार्यक्रम चलाए जा सके या जोखिमों से बचा जा सके, या जो पूर्व सूचनाएँ हैं किस तरह से दी जा सकती है, लोगों को किस तरह से अवेयर किया जा सकता है, किस तरह से पोस्ट प्रबंधन किया जा सकता है, अ, एफिशिएंटली किया जा सकता है। प्रबंधन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अगर पहले से कोई एक्सपीरियंस होल्डर उनको बता दे, कोई टेक्नीक कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका कम से कम नुकसान होगा, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है ना? वो बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो इसलिए आपदा जोखिम प्रबंधन में भी ये सब एक साथ फ़ोकस्ड है, ठीक है? फिर है मत्स्य प्रबंधन, यानी कि भई मछली पालन, है ना? तो मछली प्रबंधन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडियन ओशन है, तो सारा कोस्टल एरिया तो पूरा का पूरा निर्भर ही है मछलियाँ पकड़ते हैं, और भी बहुत सारा जो एक जैसे कि बहुत सारे जीव-जंतु पकड़ते हैं, है ना? तो मत्स्य का मतलब सिर्फ़ मछली नहीं है, इसका मतलब है जैसे केकड़ा, ठीक है? मछलियाँ, मछलियाँ भी एक तरह की नहीं, बहुत सारी तरह की होती है। तो जितना भी कोस्टल एरिया है, यानी कि जो रिम है पूरी इंडियन ओशन की, तो जितने भी देश हैं सभी इस अ, व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो इन सब का प्रबंधन कैसे करना है, कितना पकड़ना है, कितना नहीं पकड़ना है, जिससे कि प्राकृतिक रूप से भी नुकसान ना हो समुद्र का। तो उस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएँ इस संगठन के द्वारा, ये भी एक फ़ोकस क्षेत्र था। इसके अलावा शैक्षणिक व सांस्कृतिक आदान-प्रदान किया जाए। ऑब्वियसली किसी भी अ, भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सारे के सारे किसी ना किसी वजह से एक साथ, यानी कि इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ है, और यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है? इंडियन ओशन, ठीक है? तो इंडियन ओशन एक कॉमन फैक्टर है यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपस में जो देश हैं, ये अगर सांस्कृतिक आदान-प्रदान करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे सांस्कृतिक या कल्चरल रूप में, तो एक दूसरे देश के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रह सकते हैं, है ना? कोई परेशानी आए तो फिर एक साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, और एक साथ कोई जैसे कि आपदा आ जाए, तो एक्सपीरियंस, अगर भाई पहले से ही एक दूसरे की संस्कृति का अंदाज़ा है या संस्कृति के बारे में जानते हैं, जानकारी है, तो बहुत हेल्पफुल हो जाती है, और बाकी की चीज़ें भी, है ना? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने पड़ोसी से हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर हम इग्नोरेंट होंगे तो हमें लगेगा पता नहीं एलियन से ही क्या ही करते हैं, कुछ भी ख़याली पुलाव बना लेंगे हम उनके बारे में। वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉज़िटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उनके साथ सहयोग से रहेंगे, हमें उनका सब पता रहेगा कि किस कल्चर के या ये किस तरह से क्या चीज़ें करते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली उनके बारे में जो जानकारी बढ़ने की वजह से प्रेम और सहयोग की भावना है जो वो डेवलप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आदान-प्रदान करने से क्या होता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है एक दूसरे के कल्चर के लिए, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
नीली अर्थव्यवस्था का विकास यानी कि जो ब्लू होता है ना वाटर, ठीक है, तो ओशन है यहाँ पर, इंडियन ओशन है तो ये ब्लू है, तो इसमें इकोनॉमिकली क्या ग्रोथ हो सकती है उसके बारे में अनुसंधान, ठीक है। जैसे कि आपको पता है डीप वाटर कॉन्सेप्ट, है ना, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से अवेल करना, उसमें सहायक बनना एक दूसरे का। इसके अलावा जो व्यापार हो रहा है, तो जो शिपमेंट इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा देना, रूट्स जो हैं उनको सुरक्षित करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करना, है ना, जो लूट पाट ना हो या डर ना हो व्यापारियों को आने जाने में, टैक्सेस से बचकर जो लोग जा रहे हैं यानी कि जो टैक्स की चोरी करने के उद्देश्य से वहां से निकल रहे हैं तो उन पे नकेल कसना, और जो बाकी के और सदस्य देशों के अलावा जो और बाकी के कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उन पर नजर रखना कि किसी तरह से वो हार्म ना पहुंचा दे इस एरिया को। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंद महासागर का महत्व क्या है, भाई इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इस एरिया को। वो इसलिए है क्योंकि वैश्विक व्यापार का 75% यहीं से जा रहा है, ठीक है। दैनिक तेल खपत जो है वो 50% तक की है, यानी कि अगर हम बिजिएस्ट जो ओशन है वो अटलांटिक है, ये आपको पता है। तो जो सेकंड बिजिएस्ट है एक तरह से देखा जाए अटलांटिक से पैसिफिक, देखिए यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है ना, यहाँ पे पैसिफिक है, यहाँ पर पैसिफिक है, तो यहाँ जो है वो इंडियन ओशन है। तो एक तरह से क्या है, यहाँ से इधर जाएगा कोई भी शिप तो ये एरिया कवर करके जाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या है, हेल्प यहाँ सबसे ज़्यादा देश यहाँ है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पे हमारा एशिया आ जाता है, ठीक है। इस तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ अफ्रीका और फिर ऊपर यूरोप है, ठीक है। तो यहाँ यूरोप आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इंडियन ओशन से तेल खपत जो हो रही है यानी कि जो शिप्स जा रहे हैं और या लेकर जा रहे हैं तेल को या रिफाइन कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल एरिया है इसका तेल से रिलेटेड पेट्रोलियम का, वो 50% है, ठीक है। तो यानी बहुत ही क्रूशियल एरिया है इंडियन ओशन। व्यापार की दृष्टि से देखें तो कम से कम $800 बिलियन का जो व्यापार है वो इसी क्षेत्र से होता है, होकर गुजरता है, ये भी बोल सकते हो। भारत प्रशांत रणनीतिक क्षेत्र भी है ना, भारत देश यहाँ पर हमारा, अगर हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें, और ये पूरा पैसिफिक रीजन है। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन की बात करें तो यहाँ पर चाइना, जापान, अमेरिका और इंडिया, ये चारों देश जो है बड़े देश है, बड़ी इकोनॉमीज हैं, और ये सभी देशों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सागर नाम की एक वो चलाई हुई है, एक तरह से कह सकते हैं कि क्षेत्र में विकास करने के लिए, कि इसकी मैं बता देती हूँ सागर की फुल फॉर्म क्या है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। ये मैंने हिंदी में तो लिख दिया था, क्षेत्र में सभी सुरक्षा व विकास की बात करता है सागर में, ठीक है। तो अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इंग्लिश में इसको कहेंगे सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। ये सुरक्षा व विकास यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, ठीक है, यानी कि क्षेत्र में सभी सुरक्षा व विकास, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव जो है वो भारत सरकार ने लिया था कि सभी के सभी जितने भी यहाँ इस क्षेत्र में मेंबर्स हैं या देश हैं सबका विकास हो, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, ठीक है, फॉर ऑल रीजन। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी क्लास। तो आई ओ आर ए हमने कंप्लीट कर लिया, छोटा सा चैप्टर है, छोटा 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 सा टॉपिक है, ये आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बता सकते हो आप मुझे क्या करना है, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो, ठीक है। नहीं तो हम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बचा होगा तो, वैसे तो मैंने इस साल में आने वाले जितने भी जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते थे जिन भी ऑर्गेनाइजेशन से, सारे कवर कर लिए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो वो मैं कवर करा दूंगी, बता देना, ठीक है। और अगर मुझे दिखेगा तो मैं करा ही दूंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।